दोस्तों, दुनिया में या तो ड्रामेबाजी होती है या फिर फैक्ट एंड फिगर्स की बुनियाद पर तज्जिए किए जाते हैं। खबरें कुछ आती हैं और बहुत सारी रह जाती हैं। लेकिन यहाँ पर जो दो इतलात मैं आपको दे रहा हूँ, इसके लिए इस वीडियो को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूँ। शुरू की आधी वीडियो जो है वो आपको न्यूक्लियर वॉरहेड जो ईरान को मिलने वाला है उसके हवाले से ताज़ा तरीन, बल्कि इसको आप खबरें नहीं बल्कि इंकिशाफात कह लें, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसको सुनने के साथ ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप इस बात पे यकीन कर लेंगे कि हम वर्ल्ड वॉर 3 यानी कि तीसरी आलमी जंग की जानिब जा रहे हैं। और ये अब सालों की बात नहीं है, ये महीनों की बात नहीं है, ये हफ्तों की बात है। इन तमाम नुकात को मैं आपके सामने रख रहा हूँ और सबूत के साथ रख रहा हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा। दूसरे हिस्से में मैं आपको बताऊँगा कि ये जो आपने बिल्डिंग की तबाही देखी है ना, जो ईरान ने तिल अबीब से 20 किलोमीटर दूर एक इमारत को निशाना बनाया है, ये दरअसल इसराइल का सीक्रेट बायोलॉजिकल सेंटर था। इसे उड़ा दिया गया है और इसके अंदर क्या काम हो रहा था ये भी ज़रा सुनिएगा, ताकि आपको पता चले कि असल में दुनिया में हो क्या रहा था। पहले हिस्से की तरफ आते हैं। अमेरिका की मेहनत बेकार गई है। आपने, हमने, सब ने, पूरी दुनिया के मीडिया ने खबरें पीटी कि अमेरिका ने जी B-2 तैयारे से टनों वज़नी बम गिरा के जो है वो ईरान की सबसे पायदार, मजबूत, ज़ेरे ज़मीन न्यूक्लियर साइट को जो है वो तबाह कर दिया था। लेकिन अमेरिका की मेहनत बेकार क्यों गई है, मैं आपको बताता हूँ। रूस के सिक्योरिटी हेड का इंकशाफ है वो सामने आया है। अब ये रूस का सिक्योरिटी हेड कौन है, ये आपको मैं बता दूँ कि जब प्यूटन वज़ीर आज़म के ओहदे पे फाइज था 2008 के बाद वाले वक्त जो था 2008 से 2012 का, तो ये उस वक्त सदर था। लेकिन ये उस वक्त सदर ज़रूर था, लेकिन सारे काम प्यूटन के हाथ में ही थे। और जब प्यूटन दोबारा सदर बना तो ये वज़ीर आज़म बन गया था। ये वज़ीर आज़म भी था, लेकिन सारे काम प्यूटन के हाथ में थे। आज प्यूटन रूस का सदर ज़रूर है, लेकिन सिक्योरिटी के सारे मामलात इस शख्स के हाथ में है। और इसका बयान आना और बग़ैर प्यूटन की इजाज़त के तो नहीं आ सकता। और ऐसे मौके पर कि जब ईरान इसराइल जंग जारी है, अमेरिका बीच में मौजूद है, तो ये साहब कह रहे हैं कि अब ईरान को न्यूक्लियर वॉरहेड बनाने के लिए यूरेनियम की अफसुदगी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन साहब का मौक़िफ़ ये है, इन साहब का दावा ये है कि ईरान को बहुत सारे ममालिक, वो ये नहीं कह रहा कि मैं दे रहा हूँ, यानी कि रशिया दे रहा है, यानी कि रूस दे रहा है, यानी कि मॉस्को दे रहा है, वो कह रहा है कि ईरान को बहुत सारे ममालिक बना बनाया न्यूक्लियर वॉरहेड दे रहे हैं। और इसके बाद होगा ये कि ईरान के पास तो इस वक्त ऐसे ऐसे मिसाइल हैं जो आप और मैं देख रहे हैं कि नए नए तजुर्बे हो रहे हैं, खैबर हो, अल-फतह हो, सजील हो। बस ईरान को करना ये होगा कि वो न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाके अपने मिसाइल में रखना होगा और उसके बाद वो जहाँ दिल चाहे मारे और तबाह बर्बाद। तो रूस के सिक्योरिटी हेड का ये इंकिशाफ बगैर प्यूटन की मर्ज़ी की तो नहीं हुआ। उन्होंने खबर बगैर प्यूटन की मर्ज़ी की तो नहीं दी। वो तो सीधी सीधी ये बात कर रहे हैं कि बहुत सारे ममालिक इस बात पर तैयार हो गए हैं कि वो बना बनाया न्यूक्लियर वॉरहेड ईरान के हवाले करने जा रहा है। इतना बड़ा बयान है, इतना बड़ा बयान है, किसकी इजाज़त से दिया है, कैसे दिया है? ये तो सीधी सी तीसरी जंग अजीम की इफ्तिदा होने जा रही है। यह ऐलान पहले हुआ है और इस ऐलान के चंद घंटे के बाद इराक़ची यानी कि अब्बास इराक़ची साहब जो वज़ीर ख़ारजा हैं ईरान के, वो मॉस्को में लैंड होते हैं। अब आप ज़रा टाइमिंग देखिए कि ये ऐलान पहले हो रहा है कि बहुत सारे ममालिक ईरान को न्यूक्लियर वॉरहेड देने जा रहे हैं और इस ऐलान के कुछ ही घंटों के बाद ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास साहब, जो अब्बास इराक़ची हैं, उनका जहाज़ सीधा जाके मॉस्को में लैंड होता है। अब ये मॉस्को क्या करने गए? इससे पहले पासदाराने इनकलाब यानी कि इससे पहले तेहरान में पासदाराने इनकलाब के सरबराह ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम वो करेंगे कि दुनिया हैरान हो जाएगी। अच्छा, उन्होंने ये कह तो दिया था कि हम वो करेंगे जो दुनिया हैरान हो जाएगी। दुनिया ने बहुत सारे तज्ज़िये किए कि शायद खलीज अदन बंद हो जाएगा, अबनाए हार्मोस को बंद कर दिया जाएगा, शिप्स को रोक दिया जाएगा, ख़ित्ते में मौजूद अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जिस तरह से मिसाइल चल रहे थे उसी तरह से मिसाइल चले हैं। जिस तरह से इसराइल को निशाना बनाया जा रहा था वैसे इसराइल को निशाना बनाया है। जिस तरह से इसराइल फ़िज़ाई हमले कर रहा था तेहरान और उसके मज़ाफ़ात में, अस्फ़हान में और दीगर मकामात पे, कुम और उसके करीब और शुमाली ईरान में, वो सिलसिला अब भी जारी है। लेकिन पासदाराने इनकलाब के सरबराह कह रहे थे कि हम वो करेंगे जो दुनिया हैरान हो जाएगी। और हमने फिर इसके बाद देखा, उसके बाद रूस की जानिब से इतना बड़ा बयान आता है कि बहुत सारे ममालिक न्यूक्लियर वॉरहेड दे रहे हैं ईरान को और उसके बाद अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह।
लेकिन पासदाराना इनकलाब के इस बयान के साथ ही आधी दुनिया ईरान के साथ किस तरह से खड़ी है ये भी मैं आपको बता दूं। अमेरिका, इसराइल, यूरोपीय यूनियन के तमाम ममालिक, ये तो चले एक गठजोड़ आप देख लेते हैं, लेकिन आप ये क्यों भूल रहे हैं कि चाइना, जिसकी आबादी दुनिया में सबसे ज़्यादा, इतना बड़ा रशिया, उसके बाद एशियाई रियासतें, और बिल आखिर जब ताकत का तवाज़ुन बदल रहा है तो मुस्लिम ममालिक के पेंतरे भी आपको बदलते हुए नज़र आ रहे हैं। आपने सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा का बयान भी देखा, आपने सऊदी अरब के वली अहद का बयान भी देखा, सब ईरान के हक़ में आ गए। तो भाई आधी दुनिया तो ईरान के साथ खड़ी है, बल्कि आधी से ज़्यादा दुनिया तो ईरान के साथ खड़ी है। वो बात बिल्कुल ठीक है कि अमेरिका सुपर पावर कहलाता है, अमेरिका के पास जदीद हथियार हैं, अमेरिका की इमा पर ही इसराइल जो भी है वो कर रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो रशिया और चाइना, उसके साथ साथ पाकिस्तान, फिर तुर्किया, फिर सऊदी अरब, तो ये पूरा बेल्ट तो ईरान के साथ जाके खड़ा हो गया। और उसके बाद आप ये खबरें देख रहे हैं कि न्यूक्लियर वॉरहेड बनाया ईरान को मिलने जा रहा है। तो आप इस चीज़ को अंदाज़ा लगा रहे हैं कि दुनिया कहाँ जा रही है और तीसरी आलमी जंग की तरफ हम किस तरह से तेज़ी से जा रहे हैं। अब आ जाइए ज़रा वीडियो के दूसरे हिस्से पे। ईरान ने, अच्छा ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ना, ये बिल्डिंग आपने देखी हफ्ते की सुबह ये खबर चली कि जनाब पहली दफ़ा खैबर मिज़ाइल मारा है, और खैबर मिज़ाइल ने जो है वो तबाही की है तिल अबीब के अंदर, कि ये वाला सारा जो आप स्ट्रक्चरिंग का तबाह बर्बाद देख रहे हैं, ये तिल अबीब नहीं है, ये तिल अबीब से 20 किलोमीटर मज़ाफ़ात का एक इलाका है। और आप सुनिए और ज़रा हैरान हो जाइए कि भाई ये कोई रिहायशी इमारत, कोई हॉस्टल, कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज, इसी तरह की लग रही है ना इमारत, नहीं, ये पता है क्या है? ये है वो जगह जहाँ पर दुनिया के ख़तरनाक तरीन बायोलॉजिकल हथियार बनाए जाते थे। और ये दावा मेरा नहीं है, बल्कि ये दावा अब बहुत सारे अमरीकी, बरतानवी, रशियंस, चाइनीज़ और अरब मीडिया की वेबसाइट्स पे आपको मिल जाएंगे। और तमाम जिन ममालिक का मैंने नाम लिया, इन तमाम ममालिक के ज़राया अबलाग के बड़े बड़े जो इदारे हैं, उनकी पब्लिश वेबसाइट्स जो हैं, उसके ऊपर आपको पब्लिश हुआ ये मिल जाएगा कि भाई ईरान ने मार दिया है इस वक्त दुनिया की जदीद बायोलॉजिकल हथियारों बनाने वाली पूरी फैक्ट्री को। और ये ईरान के मुताबिक इस जगह कीमियाई हथियार बनाए जाते थे। और ये कीमियाई हथियार क्या थे? ये कीमियाई हथियार वो थे जो खाने में मिलाकर दे देना। आपने सुना ना, मोसाद या दीगर के हवाले से आपने सुना कि खाने में मिला के दे देते थे, सूंघाने से मार देते थे, फ़िज़ा में शामिल करने से लोगों को मार देते थे, दूर से बैठे बैठे किसी और ज़मीन पर ज़लज़ला आ जाता था, दूर से बैठे बैठे किसी और ज़मीन पर, किसी और मुल्क में बीमारियां डाल दी जाती थी। तो भाई यहाँ पर बायोलॉजिकल हथियार, यानी हथियार से मेरी मुराद ये है कि वो केमिकल्स तैयार होते थे जिससे पूरी दुनिया को इफ़ेक्ट किया जा सकता था। और ईरान का दावा है कि उसने इसराइल की सबसे बड़ी बायोलॉजिकल हथियार बनाने वाली, यानी कि केमिकल्स प्रोड्यूस करने वाली इस पूरी फैक्ट्री को उड़ा दिया है। जी हाँ, यही वाली इमारत जो आप देख रहे हैं, जो हफ्ते की सुबह आपने देखा कि खैबर मिसाइल से हिट हुई है। तो आप ज़रा सोचिए कि अगर वाकई ईरान का दावा ठीक है कि बायोलॉजिकल वायरसेस या हथियार बनाने वाली ये जगह मारी गई है, तो फिर ज़रा कुछ साल पहले जाएं, साल 2003 में जाएं। साल 2003 में क्या इल्ज़ाम लग रहा था इराक़ के ऊपर कि इराक़ के पास वो मोहल्लिक हथियार हैं जिसको इस्तेमाल करके दुनिया के अमन को ख़तरे में डाला जा सकता है और लाखों अफराद की ज़िंदगी को ख़तरे में डाला जा सकता है। तो 2003 में अगर इस इल्ज़ाम को लगाकर इराक़ में सद्दाम की हुकूमत गिराई गई थी, तो फिर क्या आज उन लोगों को ये बायोलॉजिकल वायरस और हथियार बनाने वाली फैक्ट्री नज़र नहीं आ रही थी? अच्छा, वो आए या ना आए, लेकिन ईरान को तो ये कामयाबी मिल गई है कि उसने इस बहुत बड़ी टॉप सीक्रेट बायोलॉजिकल सेंटर को उड़ा दिया है। अब ज़रा आ जाइए कि ख़ामनेई साहब ने क्या कहा है। भाई ख़ामनेई साहब ने सीधी सी बात ये की है कि मैंने अपने मरने के बाद अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मैंने 5 लोगों की एक टीम बना दी है और इन 5 लोगों में से किसी एक को डिसाइड करके ईरान का अगला सुप्रीम लीडर बना दिया जाएगा। यानी उन्होंने दुनिया को मैसेज दे दिया है कि तुम सुप्रीम लीडर को मार के ये नहीं समझ सकते कि तुमने ईरान में रिजीम चेंज कर दिया है, बल्कि इस्लामी इनकलाब जो है वहाँ पर उसके लिए एक अगला सुप्रीम लीडर खड़ा हो जाएगा। अब कतर से एक वॉइस नोट आता है, वो पूरे पाकिस्तान में फैल जाता है व्हाट्सएप के ऊपर। उस वॉइस नोट में ये था कि कतर के अंदर जो है वो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, कतर में अमरीकी अड्डे जो हैं वो भर गए हैं, जेट्स तैयारों से भर गए हैं, अमरीकी हेलीकॉप्टर से भर गए हैं, अमरीकी
ऑयल टैंकर वाले जो तैयारे होते हैं उनसे भर गए। और उसके बाद अब अगर हम ये देख लेते हैं कि वाकई कतर से ये हमला हुआ था B2 वाला, जो 2 रोज़ कबल अमेरिका ने हमला कर दिया, तो फिर अगर आबनाए हार्मोस वाकई बंद होता है दोस्तों, तो आप ये ना समझें कि सिर्फ ईरानी और अरब का जो थोड़ा बहुत तेल वाला मामला था कि तेल दुनिया में रुक जाएगा। और भाई अगर आप नक्शे को गौर से देखें तो सऊदी अरब से जो जितने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स वहाँ से मूव हो रहे हैं, चाहे उसके अंदर मोबाइल फ़ोन्स हों, चाहे उसके अंदर लैपटॉप्स हों, चाहे उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक की जितना सामान हो, वो दमाम पोर्ट से मूव हो रहे हैं। यानी कि अगर आबनाए हरमुज़ बंद होता है तो दमाम जो पोर्ट है उसका सारा का सारा काम ख़त्म। सऊदीया की अल जुबैल पोर्ट का सारा काम ख़त्म। कतर तो गया, ओमान भी गया। दुबई से जो काम हो रहा है, जो दुबई के अंदर सामान शिप्स के ज़रिए जा रहा है, दुबई से तो बाहर निकल के आ रहा है, दुबई का रास्ता बंद। और फिर चाइना की इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई है, और पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर अगर पेट्रोल 500 रुपये लीटर होता है तो फिर आप ये सोचें कि एक तो इलेक्ट्रॉनिक सामान सारा गया, अब यानी कि दुनिया की मईशत तो बर्बाद होनी है। पेट्रोल, अगर मैं सिर्फ पाकिस्तान की मिसाल दे रहा हूँ कि ये आबनाए हार्मोज़ बंद होने से अगर पेट्रोल की कीमतें ऊपर जाती हैं, तो भाई अगर पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर, पाकिस्तान जैसी आबादी के अंदर, आप माने या ना माने कि हमारा तेल कहीं से भी आता है ना, अच्छे बुरे, 1 नंबर तरीके से, 2 नंबर तरीक़ों से ईरानी। मतलब कि अगर आप 500 रुपये लीटर पेट्रोल लेते हैं तो फिर क्या आप आलू की कीमत का अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप चीनी की कीमत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। सीधी सी बात है, न्यूक्लियर वॉर हेड मिलना ईरान को, ईरान का दावा कि उसने टॉप सीक्रेट बायोलॉजिकल सेंटर को उड़ा दिया है। उसके बाद रशिया की जानिब से ये सामने आना कि हाँ वॉर हेड दिया जा रहा है ईरान को, मुल्क उसने नहीं बताया, शुमाली कोरिया दे रहा है, ख़ुद रशिया दे रहा है और तीसरा कोई मुल्क दे रहा है। और उसके बाद अगर ये सब भी बंद हो गया आबनाए हार्मोज़, तो दुनिया तो फाकों में भी जाएगी। तीसरी दुनिया के ममालिक जो है वो फाकों पे मजबूर हो जाएंगे, इन्फ्लेशन वहाँ जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। तो सीधा सा ये ब्लेंडर हुआ है, अमेरिका इस जंग में कूदा है। ईरान अगर एक्शन लेने पे आ गया और ईरान ने अगर ऐसी कोई हरकत कर दी, तो भाई अब ये हफ्तों की बात है कि आप और हम वर्ल्ड वॉर 3 के अंदर दाखिल हो रहे हैं। होना यही है कि सबने अपने मफाद के लिए जो है अपने मुखालिफ पर हमला कर देना है, और उसके बाद जो है वो आधी दुनिया तो पहले ही ईरान के साथ खड़ी है, आधी दुनिया इसराइल के साथ खड़ी है। आगे आप सोच सकते हैं क्या होगा, लेकिन बहुत बड़े इंकिशाफात हुए हैं। अगर कि न्यूक्लियर वॉर हेड के हवाले से ये दावा सही है रूस के साबिक वज़ीर आज़म और मौजूदा सिक्योरिटी हेड का, तो आप सोच सकते हैं कि सूरत हाल कहाँ पहुँची है।